नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश गौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शिनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair, and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। थैंक यू। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पे एनिम्स और जीबी पंथ में दी जाने वाली सेवाएं, उनके सुधार में लिए हुए कदम और मरीजों पे देखभाल पर उसका असर, इस विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर सुजा एंटनी, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, एमएस इंचार्ज डॉक्टर एमके साहा, डॉक्टर अजय वर्मा, जो कि डॉक्टर साहा की एब्सेंस में हॉस्पिटल का पूरा कारोबार संभालते हैं, लिंक ऑफिसर है, डॉक्टर सुनील, जो सीएमओ स्टोर है, और डॉक्टर अर्पिता साहा, जो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। हम इस बारे में बात करेंगे कि आज की तारीख में जीबी पंथ में क्या फैसिलिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज आने से या होने से क्या बदलाव किए गए हैं, और उनका पूर्णतः आइलैंड के स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या असर पड़ा है। इस डेटा को कुछ अस्पताल से लिया गया है और कुछ नेशनल लेवल डेटा लिया गया है, क्योंकि सिर्फ अस्पताल का डेटा काफी नहीं है और कई बार हमें नेशनल लेवल डेटा भी लेना पड़ता है उसको ट्रायंगुलेट करने के लिए, ताकि हम समझ सके कि डेटा कितना सही आ रहा है जो अस्पताल से निकल के आ रहा है। इसके अलावा हम आपको वो जानकारी देंगे जिसे आप लोगों को पहुंचा सके कि एनिम्स और जीबी पंथ में ऐसे क्या बदलाव किए जा रहे हैं या सोचे जा रहे हैं, जैसे कि चाहे वो बिल्डिंग्स हो, इक्विपमेंट्स हो, दवा हो, मशीनरी हो, मैन पावर हो, जिससे कि और जो भी चैलेंजेस हम आज की तारीख में फेस कर रहे हैं उन सबको हम कैसे फेस करने के लिए सोच रहे हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो उसी की गाइडलाइंस के तहत चलता है, उसी के एसओपीज, उसी की गाइडलाइंस, कितना मैन पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास कमी है, पर जितना भी जो भी अवेलेबिलिटी है उसमें हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने बोला, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक व्हील चेयर, मशीन्स, तो हम नई नई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमारी आइलैंड्स की जरूरत है। आइलैंड की जरूरत के हिसाब से ईडीएल भी तैयार की गई है, जिसकी वजह से अब हम सीएमओ स्टोर को भी साथ में लेके काम कर रहे हैं और सारे आइलैंड की जितनी भी फैसिलिटीज है सब पे उसी ईडीएल के मुताबिक ही दवाइयां खरीदी जा रही हैं। तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया, हमने सिस्टम को पेशेंट फ्रेंडली बनाया है। हमने पेशेंट फीडबैक सिस्टम स्कैन एंड शेयर से कोशिश की है, क्यों छोटा किया है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को टोकन्स देके पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं और लैब रिपोर्ट्स को टाइमली दे रहे हैं ताकि पेशेंट को लैब रिपोर्ट की वेट ना करनी पड़े। देयर आर चैलेंजेस विद रेडियोलॉजी, बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग हार्ड टू एड्रेस द चैलेंजेस, और हम उनको भी बहुत जल्दी ही एड्रेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी एम्बुलेंस हमारे पास ठीक है। दवाइयों में हमने खास सख्ती बरती है, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि ई फार्मेसी हमने लगाई है, कोई एक्सपायर्ड ड्रग गलती से भी किसी के पास न चली जाए, इसके लिए हम पेशेंट का यूआईडी रख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं पेशेंट को और इंश्योर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपको इन्होंने बताया कि इस सारे इंटरवेंशन का, इस सारे एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि आज की तारीख में 40% रेफरल हम सिर्फ 1 से 1.5 साल के पीरियड में कम कर पाए। मैं समय इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कोई भी डेटा की जब हम बात करते हैं किसी भी लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो पीरियड कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है।
तो अगर हम पीरियड को कंपेयर करें तो पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में हमने इतना काम इस हॉस्पिटल में इतना बेसिक डेवलप कर दिया कि 40% रेफरल जो हम मेन लैंड कर रहे थे छोटी छोटी चीजों के लिए वो हमने रोक दिया है। बाकी रेफरल अभी भी हो रहा है, वो फैसिलिटीज जो हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए हम आज भी रेफर कर रहे हैं। सिर्फ एक अंडमान निकोबार ही एक ऐसी जगह है पूरे देश में जहाँ पीएचसी लेवल पे भी डायलिसिस होती है और कहीं भी नहीं होती है पूरी कंट्री में। और डायलिसिस के लिए पहले हर मरीज को चेन्नई या कोलकाता जाके एवी फिस्टुला क्रिएट करना पड़ता था, जिसपे आमतौर पे 40 से 50 हजार रुपए लग जाते हैं बाहर जब हम भेजते थे। तो आज के दिन पे ये सारी सर्जरीज हम अपने जीबी पथ में खुद कर रहे हैं और पेशेंट से 1 रुपया लिए बगैर। हमने सिर्फ 1.5 महीने के अंतराल पे लगभग 450 कैटरैक्ट के पेशेंट्स को नजर पूरी दी है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने किया है जिसमें कि एक बच्ची 14 साल की जिसको बचपन से एक आंख से नहीं दिखता था, उसकी पूरी सर्जरी करके कंप्लीट रेस्टोरेशन किया है उसका विजन का। और ये लड़की निकोबार से आई थी, उसका सारा खर्चा हमने उठाया है। डीएचएस पेशेंट लाने और ले जाने का पूरा शिप का खर्चा, बेस्ट क्वालिटी लेंस पेशेंट को डाला है जिसका हमने एक पैसा भी नहीं लिया। वही सर्जरी अगर आप किसी और जगह कराए, दिल्ली के किसी अस्पताल में कराए, 40 से 50 हजार एक सर्जरी का लगता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी कॉस्ट हमने प्रिवेंट की है, खर्चा नहीं होने दिया, सारा खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया। तीसरी चीज जो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताई, कार्डियोलॉजी की परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तो हमने आज की तारीख में लगभग 80 पेसमेकर्स लगाए हैं, जिसमें से कुछ इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर्स भी लगाए हैं, जिसकी एक डिफिब्रिलेटर की कीमत लगभग 5 लाख है और पेशेंट से हमने 5 का पैसा भी नहीं लिया है। जबकि अगर आप मेनलैंड में जाते हैं किसी भी अच्छे सेंटर में लगवाते हैं तो 6 से 8 लाख का खर्चा पर पेशेंट आता है। और उसके अलावा हमने 628 एंजियोग्राफी बताई आपको। तो अगर आप पूरी परफॉर्मेंस देखें तो हमने कई करोड़ रुपया इन 3 प्रोसीजर से ही बचाने की काफी पैसा बचाया है पिछले 1.5 से 2 साल में। दूसरी चीज हमने, जैसे डॉक्टर अर्पिता ने शुरू में बताया कि हमारा रेफरल भी आयुष्मान भारत के तहत 40% कम हुआ है। अगर पहले 100 मरीज जाते थे तो आज की डेट में 60 मरीज गए हैं, 40 मरीज हमने यहीं पे ठीक किए हैं और ट्रीट किए हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डेथ रेट पे कोई असर नहीं पड़ा है, रादर कम ही हुई है। तो अगर आप समझने की कोशिश करें इन एब्सोल्यूट टर्म्स, रेट उतनी ही है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए हैं और सर्विसेज बढ़ गई हैं, तो ये एक प्रॉक्सी मार्कर कह सकते हैं, एक इंडिकेटर कह सकते हैं कि आपकी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि डेथ पहले भी 2 हो रही थी, अभी भी 2 हो रही है। पहले हम 500 मरीज ट्रीट कर रहे थे, आज हम 1000 ट्रीट कर रहे हैं। तो 1000 में से 2 हो रही है तो 500 पे कंपेयर करेंगे तो 1 ही बच जाती है। तो डेथ भी कम हो रही है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी हम दे रहे हैं। जैसे अभी बताया डॉक्टर साहा ने कि कायाकल्प में सरकार ने हमें इस साल के लिए अवार्ड देने का फैसला किया है भारत सरकार में, क्योंकि हमने वो सारे मेजर्स लिए हैं जो कायाकल्प स्कीम के अंडर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए और अच्छे सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। हमने क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाया। आपने भी हॉस्पिटल की रख रखाव में और सफाई में अंतर जरूर महसूस किया होगा, और यदि नहीं किया है तो आप हमें बताएं, हम उसमें और सुधार करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। एक सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई, कीमोथेरेपी यूनिट। कीमोथेरेपी कैंसर के मरीज को दी जाती है और अगर हम यहाँ का डेटा देखें जो सर ने बताया, मैं आपको बहुत ज्यादा फिगर्स में नहीं उलझाऊंगी, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगी कि जो ज्यादातर हमारी 70% डेथ्स हैं वो है जो कि क्रॉनिक इलनेसेस यानी लंबी बीमारियों की वजह से होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवीए और इस तरह की स्ट्रोक और कैंसर। ये 5 बीमारियां ज्यादातर आपकी 70 से 75% डेथ्स कॉज करती है, डेटा सर ने बोला है। तो अगर हम इनका, आप अब मुझसे जरूर पूछना चाहेंगे कि मैडम ऐसा क्यों है कि ये बीमारियां हमारे यहाँ ज्यादा हो रही है, तो मेरे पास एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है जो सरकार हर 5 साल में पूरे देश में करती है। मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन है IIPS, जो इस डेटा को बिल्कुल ही अनबायस तरीके से थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है और उस डेटा के हिसाब से हमारी जो कॉज ऑफ डेथ है हाईएस्ट वो है CVA यानी कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, जो हाइपरटेंशन का एक फॉल आउट है, CKD जो फिर एक हाइपरटेंशन का फॉल आउट है, क्रॉनिक लिवर डिजीज जो फिर अल्कोहलिज्म का फॉल आउट है, और कैंसर जिसमें कि स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन है। NFHS डेटा ये कहता है कि आपके आइलैंड में वो औरतें और वो पुरुष जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, उनका प्रपोर्शन भारत के पूरे पॉपुलेशन से ज्यादा है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन रेट इज 30% एज कंपेयर टू 9% इन द कंट्री। तो
9 3 are 27, 3 गुना से भी ज्यादा रेट ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन है। तो जब हम ये कहते हैं कि डेथ्स हो रही हैं, हॉस्पिटल में जो डेथ्स हो रही हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेथ हॉस्पिटल की वजह से नहीं हो रही है। डेथ उस वजह से हो रही है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल तब तक पहुंचता है वो इस हालत में होता है, ऑलरेडी उसकी इतनी डैमेज हो चुकी है, हाई अल्कोहल कंजम्पशन है, हाई टोबैको कंजम्पशन है। और वो डेटा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भारत सरकार का NFHS 5 का डेटा है। आप लोग गूगल करके देख लीजिए NFHS 5 डेटा फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉर क्रॉनिक डिजीजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू दी नेशनल एवरेज। बात हम डेथ की कर रहे थे, तो अगर हम डेथ का डेटा भी देखते हैं तो हमारा डेथ रेट ऑलमोस्ट 2.8% से 3.2% तक आ रहा है, जबकि अगर हम नेशनल एवरेज पकड़ के चले तो नेशनल एवरेज के हिसाब से इंडिया का डेटा 6.4% का है। और क्योंकि आपके पास जीबी पंत हॉस्पिटल एकमात्र टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ज्यादातर जब पेशेंट बहुत सिक होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सिक हो जाता है, चाहे वो कहीं पब्लिक सेक्टर से पेशेंट माइग्रेट होके आता है, तो यहीं आके आते उसकी डेथ होती है, या वो ब्रॉड डेड आता है, या वो इस हालत में लाया जाता है कि वो लिटरली मरनासन होता है। तो उस सिचुएशन में आपकी जो मैक्सिमम डेथ्स कैप्चर हो रही है वो यहीं से कैप्चर हो रही है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड्स। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो डेथ रेट है वो बाकी कंट्री से बहुत कम है, इतने ज्यादा रिस्क फैक्टर होने के बावजूद भी। तो उसका कारण यही है कि आपका हेल्थ सिस्टम काफी रोबस्ट है, आपकी पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से कहीं बेटर प्लेस्ड है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 5,000 पे एक PHC बनाइए, तो आपके पास 2,500 पे PHC, 2,000 पे PHC है। तो आपको वो सारे एडवांटेजेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी सर ने मेटरनल मोर्टालिटी का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है। भारत सरकार में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जो भारत का डेटा है, वो 113 डेथ्स हो रही है 1 लाख लाइव बर्थ्स पे, जबकि हमारा लेटेस्ट डेटा 101 डेथ्स बता रहा है 1 लाख डिलीवरीज पे। और क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम है, डिलीवरीज भी कम है, तो ये वैसे भी इन्फ्लेटेड नजर आता है फिगर। और दूसरा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी 1 साल से छोटे बच्चों का मृत्यु दर, ये भी हमारा आयरलैंड का 16 है, जबकि देश का 34 है, दुगने से भी ज्यादा। और आप अगर ये सब जो मैं बोल रही हूँ आप गूगल भी कर सकते हैं। IMR जो हमारी IMR है वो ब्राजील जितनी है, ब्राजील की भी लगभग इतनी ही IMR है, 15, हमारी 16 है। और सेम एज चाइना, बुल्गारिया एज पर WHO डेटा। तो हमारे यहाँ जो IMR का स्टैंडर्ड है, और IMR बच्चे का जो डेथ है या जो माँ की डेथ है वो हॉस्पिटल की कंडीशंस को दर्शाती है डायरेक्टली, क्योंकि बच्चा अगर बीमार होगा तो अस्पताल ही आएगा, खुद से तो घर में आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी आशा ANM जो न्यूबॉर्न केयर वगैरह है वो सारा। तो ये सारा आपका हेल्थ सिस्टम रोबस्टनेस दिखाता है। तो ये तो हुआ मोटा मोटी डेटा की बात। और जो डेटा है आप मेरे से ले सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। हॉस्पिटल का डेटा हम आपको देने को तैयार है। आप NFHS 5 टाइप करेंगे तो आपको अंडमान का सारा डेटा मिल जाएगा। उसके अलावा जो HR वाला इशू है, क्योंकि कोई भी अच्छा अस्पताल तभी चल सकता है जब आपके पास अच्छे डॉक्टर्स हो और अच्छा मैन पावर हो। आपको नर्सेस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए। तो हमने HR इश्यूज को बिल्कुल हेड ऑन फेस किया है, और हमने यहाँ पे पहले डॉक्टर 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे, 5 साल के लिए किया है। उसके बाद उनकी सैलरी को रिवाइज करा है, कुछ इंक्रीमेंट्स थे जो रुके हुए थे, वो इंक्रीमेंट्स हमने रिवाइज करे हैं, और इंक्रीमेंट्स दिए भी है, पैसे दिए हैं लोगों को, ताकि वो यहाँ पे रिटेन कर सके, काम कर सके। उसके अलावा हमने जो बच्चे हमारे पास MBBS करते हैं, जब वो MBBS करके डिग्री ले लेते हैं, तो उनको JR के लिए भी हमने बॉन्ड एक भरवाते थे, जो हम पहले उनको बॉन्ड से रिलीज कर देते थे, वो भी कंपलसरी करा है कि वो ही बच्चे यहाँ पे JR बनेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो इंटर्न्स हैं, इंटर्न्स हमारे पेशेंट को हैंडल नहीं करते, क्योंकि मुझे बार बार ये सुनने में आ रहा है कि एनिम्स के बनने की वजह से लोगों में मृत्यु दर बढ़ गया। पहली चीज, मृत्यु दर नहीं बढ़ा है, मैंने आपको डेटा दे दिया। दूसरी चीज, आपके हमारे आइलैंड के या हमारे अस्पताल के किसी भी मरीज को कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर या इंटर्न नहीं छूता है। जो डॉक्टर आपको देखते हैं कैजुअलिटी में, जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि कैजुअलिटी में GDMOs देखते हैं, क्योंकि आज के दिन पे जीबी पंत DHS, NHM और ANIMS के डॉक्टर्स के साथ काम कर रहा है, क्योंकि यही एक टर्शरी अस्पताल है। और जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो डॉक्टर्स इस तरह से काम करते हैं कि JR और GDMOs देखते हैं पेशेंट को कैजुअलिटी में, और जब भी जरूरत होती है, अगर उनको GDMOs ऐसे नहीं है कि कल के डॉक्टर है,
कोई 15 साल, कोई 20 साल की नौकरी वाले एक्सपर्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जो पहले भी मैनेज कर रहे थे हॉस्पिटल सिस्टम को। तो वो देखते हैं, अगर उनको लगता है कि पेशेंट को कहाँ पे ट्राइज करके भेजना है, कहाँ पे उसको जरूरत है, क्या फैसिलिटी चाहिए, उसको डिसाइड करके फिर उसको वहां पे रेफर कर देते हैं। तो ये तरीके से हॉस्पिटल चलता है। तो ये बिल्कुल इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर पेशेंट पे काम कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है और उस वजह से पेशेंट की जान जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसकी हम आपको बिल्कुल 100% गारंटी दे रहे हैं। दूसरी चीज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट की है कि हमने पोस्ट क्रिएशन, रेगुलर पोस्ट क्रिएशन एनिम्स के लिए 710 पोस्ट जो जीबी ने हमारी अप्रूव की थी। आप लोग जानते होंगे कि एनिम्स सोसाइटी मोड में चलता है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे प्रेसिडेंट है और सीएस हमारे वाइस प्रेसिडेंट है गवर्निंग बॉडी के, और उसमें हमने 710 पोस्ट क्रिएट कराई थी जिसके आरआर्स बना के भारत सरकार को भेज दिए गए हैं और रेगुलर पोस्ट क्रिएट होने की प्रक्रिया जारी है भारत सरकार से। जैसे ही वो रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी, रेगुलर डॉक्टर आने लगेंगे, तो वैसे भी फिर जैसे हमें अभी चिंता रहती है कि 50% एट्रिशन है, हमने पिछले एक साल में 137 डॉक्टर रखे जिसमें से आज की डेट में सिर्फ 90 है हमारे पास, 45 छोड़ के चले गए। तो वो वाली इशू भी खत्म हो जाएगी क्योंकि रेगुलर लोग आने लगेंगे, रेगुलर डॉक्टर आएंगे तो वो यहाँ टिक के काम करेंगे और आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। उसके अलावा हमने सुपर स्पेशलिस्ट की भी 14 लोगों की पोस्ट क्रिएट कराई है जिसमें 2 कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, और आज की तारीख में हमारे पास 3 सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एक कार्डियोलॉजी में, एक पीडियाट्रिक सर्जरी में और एक प्लास्टिक सर्जरी में, और एक हमारा न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है जो बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करने वाला है। लेकिन आज की तारीख में हम न्यूरोलॉजी के केसेस भी कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे हॉस्पिटल के डेटा के हिसाब से न्यूरोलॉजी हेड इंजरी के केसेस में बहुत ज्यादा रिमार्केबल डिक्रीज हुआ है। 21-22 में जहां 17 डेथ्स हुई थी, 23-24 में वहीं सिर्फ 4 डेथ्स हुई हैं हेड इंजरी केसेस में। और आप लोग जानते हैं कि आपके आइलैंड में एक्सीडेंट्स और रोड ट्रैफिक इंजरीज बहुत सारी होती हैं और ये बहुत ही हार्टनिंग फिगर्स हैं कि आपका ऑलमोस्ट निल रह गया है, जहां 3%, 2.5% से तकरीबन, अगर 100 में से 100 एक्सीडेंट में से 2.5 लोग मर रहे थे तो आज के दिन पे 100 में से एक आधा आदमी, आधा ही नहीं कहना चाहिए, 200 में से हम एक कह सकते हैं आदमी की ही डेथ हो रही है क्योंकि हम न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स भी यहाँ पे कर पा रहे हैं आज की डेट में। तो ये इस डेटा के बारे में था। उसके अलावा हमने कुछ नई फैसिलिटीज भी और क्रिएट कराने की कोशिश की है जिसमें कि हमने एक बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज बनाने का भारत सरकार को प्रपोजल दिया है जो हमारा अप्रूव हो चुका है, और वो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज अगले साल से शुरू हो जाएगा। एक हमने स्टेट अलाइड हेल्थ काउंसिल का प्रपोजल बनाया है, काउंसिल बना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि आपके टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ, जो सपोर्ट स्टाफ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो भी रजिस्टर हो सकेंगे और वो पूरी काउंसिल सेपरेटली काम करेगी। उसके अलावा हमने एक नर्सिंग कॉलेज के अलावा हमने और क्या बनाया है, अनपेड इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं बच्चों को ताकि बच्चे भी सीख सके। तो हम उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम में जिसमें स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोगों की। डीएनबी कोर्सेज के लिए हमने अप्लाई किया था 5 कोर्स सब्जेक्ट्स में, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और ऑब्जन गायनी, और 5 सब्जेक्ट्स में हमें इस साल डीएनबी मिल रही है। तो जैसे ही नीट पीजी एग्जाम होगा, काउंसलिंग शुरू होगी, हमारे पास ये पीजीज आने लगेंगे। तो ये पीजी आने के बाद आपकी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ और तेजी से चलने लगेगी क्योंकि वो दिन रात आपके लिए काम करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में पीजी के लिए हमने अगले साल के लिए अप्लाई करा है, तो अगले साल का नीट के साथ में 2025-26 का जब नीट होगा तो आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स में भी पीजी आने लगेंगे। एक छोटा सा डेटा और बस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिगर्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन 2022 के बरसपत अगर 2024 में देखें तो आपके कॉलेज के परफॉर्मेंस में लगभग दुगना इजाफा हुआ है। जहां 2022 में कुल 59% बच्चे पास हो रहे थे एमबीबीएस में, आज के दिन पे 93% बच्चे पास हो रहे हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल एलएमसी नेशनल स्टैंडर्ड से मीट करती हुई दे रहे हैं और बिल्कुल एट पार विद द अदर गुड मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं। हमारे कुछ बच्चे वो भी हैं जो नीट पीजी क्वालिफाई करके एम्स और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, मैमसी, दिल्ली, हर जगह पे रेडियोलॉजी जैसे अच्छे सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। अब हमें मोटिवेशन ये रखनी है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर जाके पीजी कर रहे हैं वो वापस आके हमारे आइलैंड को ही सर्व करें, तभी बात बनेगी और तभी फायदा होगा मेडिकल कॉलेज होने का। और आज की डेट में हमने लगभग 500 स्टूडेंट्स यहाँ से एमबीबीएस करके बाहर भेज दिए हैं और कुछ यहाँ भी काम कर रहे हैं, और इस साल से हम मैंडेटरी जीआरशिप करवाएंगे सब जगह पे जो हेल्थ फैसिलिटीज में भी सर्व करेंगे।
पहली कॉन्वोकेशन सेरेमनी आप लोग जानते ही हमने लास्ट ईयर ही की थी और 3 बैचेस को इकट्ठे हमने एमबीबीएस की डिग्री अवार्ड की। इसके अलावा एनिम्स के डॉक्टर्स बाकी आइलैंड में भी काम कर रहे हैं, जिसमें डीएचएस और एनिम्स मिल के आरबीएस के कैंप्स में काम करता है बच्चों के लिए। हम अपोलो चेन्नई के साथ टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम आयुष्मान भारत में पैसा दे रहे हैं जिन बच्चों को दिल की बीमारी होती है जन्म से, कार्डियक सर्जरीज के लिए। हम सुसाइड प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अंडमान का सुसाइड रेट 3 गुना है भारत में टोटल सुसाइड रेट से। उसके लिए हमने एक कंपटीशन विन करके कुछ भारत सरकार से, आईसीएमआर से पैसा भी लाया है। एक मेंटल हेल्थ के लिए ही टेलीमानस एक स्कीम है, जिसके अंडर एनिम्स के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं प्रोग्राम डिवीजन के साथ, एनएचएम के साथ मिलके। और बाकी इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम ट्राइबल वेलफेयर के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ट्राइबल एरियाज में जाके सर्विसेज दे रहे हैं, ओंगीज वाले एरियाज में, जारवा वाले एरियाज में। नैको के साथ काम कर रहे हैं एचआईवी पेशेंट्स के ऊपर। सोशल वेलफेयर के साथ काम कर रहे हैं फॉर डेस्टिट्यूट पीपल, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये टोटल काम है, फिजियोथेरेपी देने के लिए काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के साथ, जो बच्चे फिजियोथेरेपी रिक्वायर करते हैं। तो ये टोटल एनिम्स का पिछले 2 साल का डेटा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम डॉक्टर सुजा के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि मैडम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज सारी हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर एक बॉडी होती है, हर स्टेट में होती है, यहाँ पे भी है, एपेक्स बॉडी है। और इस तरह से मैडम उसको देखती हैं, तो मैडम की जिम्मेवारी जीबी पंथ के लिए बिल्कुल बनती है और बढ़ जाती है। और मैडम बखूबी उस जीबी पंथ की जिम्मेवारी को निभा रही है। अच्छी से अच्छी मशीन लाने की मैडम कोशिश कर रही है। सीटी स्कैन मशीन का हमारा चल रहा है, वो मैडम खरीद रही है। एमआरआई मशीन है, दवाइयां है, हर तरह की दवाई में क्वालिटी मेंटेन हो रही है। डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ हैं, जो सीएमओ स्टोर है, हम चेक कर रहे हैं क्वालिटी। तो ऐसी कोई भी दवा हमारे पास नहीं है जिसको मारने से या सुआ लगाने से वो मरीज मर जाता है। ये हम भी बड़ा कॉमनली सुन रहे हैं कि जीबी पंथ में जाके इंजेक्शन मत लगाइए, नहीं तो पेशेंट मरेगा। ऐसी कोई दवा हम नहीं खरीदते जिसको लगाने से पेशेंट की डेथ हो जाए। कोई दवा ऐसी ना खाने की है ना लगाने की है जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाए। हम महंगी से महंगी एंटीबायोटिक्स, महंगी से महंगी दवाइयां कैंसर के इलाज के लिए खरीदते हैं, लेकिन उनमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको लगाते ही पेशेंट 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाए, अगर पेशेंट बिल्कुल हेल्दी आ रहा है। डॉक्टर्स की हिम्मत मत तोड़िए, हिम्मत जोड़िए और साथ मिलके काम कीजिए। जब हर डेथ पे ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर केपेबल है या नहीं है, कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये एनिम्स का तो नहीं है, सब डॉक्टर बराबर हैं, सब एक सही प्रक्रिया से चुने गए हैं और सब पेशेंट के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो किसी की हिम्मत को नहीं तोड़िए, सब मिलके काम करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरा। थैंक यू वेरी मच।